नमस्कार दोस्तों, हम एक बार फिर लौटे एक नए चेहरे के साथ जिन्होंने 8000 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाकर विश्व खिताब बनाया। 126 गांवों में 150 से अधिक गतिविधियों के माध्यम से समाज उत्थान का कार्य किया और विशेष तौर पर अलीराजपुर जैसे क्षेत्र में महिलाओं संबंधित समस्याओं और उनके अधिकारों के बारे में अवगत करवाने में अहम भूमिका निभाई। तो आइए दोस्तों, हम आपको मिलवाते हैं कल्याणी संस्थान की साधना जी से। मैम, महिलाओं के हित के लिए आप हमेशा तैयार रहती है। आपका जो एनजीओ है वो भी इसी क्षेत्र में कार्य कर रहा है, तो आपके साथ इस कार्य में कितनी महिलाएं जुड़ी हुई है और आप किस उद्देश्य को लेकर के इतना बड़ा एनजीओ चला रही हैं, आप कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। जी नमस्कार। कल्याणी संस्था करीब 22 साल से हम बराबर 8 मार्च जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है उसी दिन हमने शुरू किया। जब हमने शुरू किया तो मन में एक यही था, महिला होने के नाते मेरा जो जवाबदारी बनती है, एक सामाजिक दायित्व बनता है कि महिलाओं के लिए मैं कुछ कर पाऊं अपने लिए। सेवा भाव तो जैसे हमारे देश में सबके घुट्टी में मिला होता है, सबके डीएनए में होता है, तो सेवा भाव के क्षेत्र में आने के लिए और महिलाओं के लिए कुछ काम करने के लिए मुझे यही मोटिवेशन हमेशा से रहा है। फिर हमने देखा कि हमें काम कहाँ करना है, क्योंकि भारत में कहीं पे भी जाएं तो जरूरत तो बहुत जगह है। तो फिर हम अलीराजपुर जिले के कठीवाड़ा में ही कैसे आए, तो हम जब है शुरुआत किया, जब हमने काम अपना, तो हमने इसे 2 तरीके से देखा। एक तो ये कि ऐसी जगह चाहिए जहां हम सुकून के साथ, शांति के साथ, एक हमें जो पसंद आती है जगह, जंगल में, प्रकृति के साथ में हम रह सकें। और दूसरा जो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि किसी भी क्षेत्र के लिए विकास के कुछ सूचकांक होते हैं। उन सूचकांकों के आधार पर उस क्षेत्र के बारे में तय होता है कि क्या काम करना की जरूरत है। तो हमने कठीवाड़ा क्षेत्र का जो सूचकांक देखे और वहां की जो स्थिति देखी, तो उसने हमें ये तय करने में मदद की कि हम कठीवाड़ा में जाकर ही रहेंगे, समुदाय के साथ रह करके काम करेंगे। और जब काम शुरू किया तो बहुत छोटा सा काम के रूप में शुरू किया, एक परिवार के साथ में शुरू किया जो हमारे पड़ोस में ही रहता है। हमने वहीं उनके बीच में जाकर के बैठ करके उनकी बोली सीख करके उनसे बात करना शुरू किया कि आखिर समस्या क्या है, समझें हम, और उसका उपाय के लिए समुदाय स्वयं क्या कर सकता है वो समझें। क्योंकि योजनाएं तो कई हैं और हमारे देश में हम जानते हैं कि जो रिमोट के क्षेत्र हैं, जो आदिवासी के बहुत दूरस्थ गांवों में बसे हुए क्षेत्र हैं, वहां तक चीजें पहुंचती ही नहीं है, संसाधन पहुंचते ही नहीं है। करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं पर पहुंच नहीं पाते। तो हमने जानने की समुदाय से कोशिश की कि वो स्वयं की समस्याओं को दूर करने के लिए वो स्वयं क्या करने वाले हैं। और हमें पता चला, कुछ जो हमने उनसे चर्चा से निकाला, तो धीरे धीरे करते हुए आज मैं गर्व के साथ कहती हूं कि हमने कठीवाड़ा विकास खंड के सभी 126 गांवों में काम किया और जो महिला समूहों के माध्यम से, युवाओं के माध्यम से काम किया, उसमें हमने 10,000 महिलाओं को अपने समूहों के माध्यम से जोड़ा हुआ है। और हम स्कूल्स में, हायर सेकेंडरी स्कूल्स में, कॉलेजेस में जाते हैं, उसके माध्यम से 3,000 से अधिक युवाओं के साथ में हम बहुत सारे मुद्दों पे, करीब 150 मुद्दों पे हम लोग अभी ने पिछले इतने समय में काम करने की, अपनी भागीदारी देने की कोशिश की है और उसके बहुत सारे सकारात्मक परिणाम हमें देखने को मिले हैं। तो बहुत उससे आत्मिक संतुष्टि है और हम समझते हैं कि हर व्यक्ति को वो काम जरूर करना चाहिए जिससे उसे खुशी मिलती है और एक ईश्वर ने एक जवाबदारी दी है, वो जवाबदारी समाज के प्रति जो है उसे जरूर निभाना चाहिए। मैम, जो आपका एक कल्याणी संस्था आप कहते हैं एनजीओ, तो ये कल्याणी नाम किस आधार पे आपने रखा और अभी जो लंबे समय से कल्याणी संस्था या कल्याणी एनजीओ के नाम से आसपास के क्षेत्रों में प्रचलित है ये नाम, तो ये कल्याणी नाम किस आधार पे आपने रखा? कल्याणी नाम तो जब हमने नाम रखने का तय किया, जब पंजीयन करने के लिए संस्था का, तो कल्याणी एक नाम है, कल्याण करने वाली। एक ये ईश्वरीय शक्ति जिसे हम कल्याण करने वाली को हम देवी के रूप में पूजते हैं। तो हमने देखा है कि हर महिला में वो देवी का अंश है, हर महिला के अंदर वो कल्याणी है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं परिवार की, समाज की धुरी महिला ही है, उसके आसपास ही सब कुछ घूमता है। अगर वो सक्षम हो जाती है, अगर वो कल्याणी की तरह हो जाती है, शक्तिवान अपनी जागृत कर लेती है, तो हो सकता है कि समाज में बदलाव जो अभी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं विकास को अगर हम देखें तो उसके 2 पंख हैं, जैसे चिड़िया के 2 पंख होते हैं। तो भाई लोग और पुरुष लोग तो एक बहुत आगे निकल गए, वो एक पंख तो बहुत मजबूत हो गया है।
और विकास का जो ये दूसरा पंख है, जो बहनें हैं, स्त्रियां हैं, वो अभी उतनी मजबूत नहीं हो पाई हैं। तो विकास जब तक ऊंचाइयां नहीं पहुंच पाएगा, जब तक ये दोनों पंख बराबरी से मजबूत नहीं होंगे। तो कल्याणी एक अंदर की स्त्रीय शक्ति है, जैसे कि आप नारी शक्ति के लिए ही ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तो ये नारी शक्ति को, उसको अपनी शक्ति को पहचान करके, उसका उपयोग कर करके समाज में अपनी भागीदारी देना पड़ेगा। इसलिए कल्याणी नाम हमें लगा कि उचित रहेगा। मैम, एक सवाल और मेरा आपसे कि आप जिस प्रकार से सामाजिक कार्य कर रहे हैं इस क्षेत्र में, तो इसमें किस प्रकार की कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ा और क्या क्या आपके सामने ऐसे वाकया आए या कुछ ऐसा अनुभव हमारे साथ बांटे? जी जरूर, कठिनाइयां तो आती हैं। जब कठिनाइयां आती हैं तो पता चलता है कि आप सही रास्ते पे हैं। अगर कुछ भी नहीं हो रहा होगा आपके साथ में तो ऐसा लगता है कि शायद सही रास्ता नहीं हो। हमें बचपन से हमारी माँ कहती रही है कि ईश्वर परीक्षा लेता है और ईश्वर ही परीक्षा से आपको निकालता भी है। तो चुनौतियां तो चूंकि हम वहां ऐसे क्षेत्र में गए जिसे तब वो झाबुआ जिला में आता था, अभी अलीराजपुर जिले में आता है, तो झाबुआ का काला पानी कहलाता था, जबकि उसको कट्टीवाड़ा क्षेत्र को मध्य प्रदेश का चेरापूंजी और मध्य प्रदेश का कश्मीर भी है। वहां विश्व प्रसिद्ध नूरजहां आम भी है, वहां के झरने, वहां की प्राकृतिक सुंदरता अद्वितीय है, परंतु वो नाम कम, उसको बदनामी ज्यादा मिली हुई थी। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे क्षेत्र में जाकर काम करना जहां विकास के 9 सूचकांकों में से सारे के सारे सूचकांक नकारात्मक हों, चाहे वो स्त्री शिक्षा हो, चाहे वो गरीबी हो, चाहे वो पलायन हो, हर चीज में जो नकारात्मक है, सिर्फ एक सकारात्मक है, जो कि स्त्री और पुरुष का अनुपात, वो पूरे देश में सकारात्मक है। ऐसे क्षेत्र में काम करने का स्वाभाविक रूप से चुनौतियों के लिए हम मानसिक रूप से पूरी तरह से तैयार थे। सबसे पहली चुनौती तो यही आती है कि लोग शंका करते हैं, ये क्यों आगे काम करने वाले, इनका जरूर कुछ न कुछ स्वार्थ होगा। बेचारों ने हमेशा स्वार्थी लोगों को देखा होता है। निस्वार्थ कोई काम करेगा, सेवा भाव से कोई काम करेगा, ऐसा विश्वास ही नहीं होता लोगों को। ये बड़ी दुखद चीज है, हमारे देश में हो गई है। वरना सेवा तो हमारे दादाजी ने, हमारे माता पिता ने इतनी सेवा की है, कभी किसी ने शंका नहीं की। अब हमारी पीढ़ी में आकर के लोग अच्छे लोगों पे, सच्चे लोगों पे, ईमानदार लोगों पे शंका करने लगे। तो एक सबसे बड़ी चुनौती थी विश्वास अर्जित करने की। तो जब उनके बीच में हम रहे, उनकी भाषा में जब हम बोले, उन्होंने जब हमारा स्वभाव देखा, व्यवहार देखा, तो वो विश्वास हम जीत पाए। दूसरी बहुत सारी चुनौतियां हैं, सेवाएं पहुंचती नहीं है, रास्ते चलते नहीं है, बिजली है नहीं, इंटरनेट है नहीं। शुरुआत के समय में तो हमें सब्जी के लिए भी छोटा उदयपुर जाना पड़ता था। 25 किलोमीटर हम फोन करने के लिए जाते थे, फैक्स करने के लिए जाते थे। फिर जब हम गांव में जाने लगे तो भी लोग जागरूक होने के लिए, उनको क्योंकि विध्वंसकारी शक्तियां ज्यादा रहती हैं, 2, 4, 8, 10 लोग हर गांव में मिल जाएंगे जो सब लोग अपनी ओर खींच लेंगे। अच्छे बोलने वाले कम, बिगाड़ने वाले ज्यादा मिलेंगे अपने समाज में। फिर शिक्षा की बहुत जो कमी है, लोग कुपोषण बहुत ज्यादा है, तो लोगों की मानसिक और शारीरिक जहां विकास ही नहीं हुआ हो कुपोषण की वजह से, तो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता का विकास नहीं हुआ, उनके बच्चों का विकास नहीं हुआ। फिर इतने बड़े बड़े परिवार हैं, 10-10, 15-15 जहां बच्चे हैं, फिर जो 80-90% समय जिनका साल का है वो पलायन में चला जाता है। तो लोग जो हैं हमें मिलते ही नहीं थे, किनके साथ बात करें। या तो बहुत छोटे बच्चे छोड़ गए हैं, या तो फिर बहुत बड़े बुजुर्ग छोड़ गए हैं। हम उनके साथ भी कुछ काम करते रहे। तो हमने कुल मिलाकर के करीब 60 चुनौतियां गिनी थी। जब हमने टाटा ट्रस्ट के साथ में काम किया था, उन्होंने हमें कहा था लिखित में भेजिए चुनौतियां क्या होती है। तो जंगल माफिया है, लिकर माफिया है, कहने के लिए हमने करीब 60 चुनौतियां हैं। पर हमें एक विश्वास था कि हम जिस भाव से वहां गए हैं काम करने के लिए, तो ये सारी चुनौतियों से हम, ईश्वर हमें मदद करेगा, समुदाय हम पे विश्वास करेगा, इन चुनौतियों से हम पार पड़ पाएंगे। और चुनौतियां तो आज भी है, और चुनौतियों को झेलने की शक्ति भी ईश्वर ने जरूर दी है, तो हम उससे हिम्मत नहीं हारे, ये हमें जरूर कह सकते हैं। एक सामाजिक संस्था चलाने के साथ साथ एक अच्छी गृहिणी भी हैं, तो आप सामाजिक संस्था में स्वाभाविक सी बात है आपको ज्यादा से ज्यादा वक्त देना पड़ता होगा, तो आप इन सब चीजों को कैसे मैनेज करती हैं? महिलाओं के बारे में आपने सुना होगा कि मल्टीटास्कर होती हैं, यानी कई चीजें एक साथ कर पाती हैं। तो महिलाओं में एक क्षमता तो ईश्वर ने दी हुई है, मेरे में अलग से नहीं, सब महिलाओं में है। आपकी माताजी में होगी, आपके घरों में जो महिलाएं होंगी उनमें भी होगी जरूर। बहुत सारे काम कर सकने की क्षमता नारी में है, और इसलिए नारी को ईश्वर का एक महान कृति, मतलब ईश्वर में नारी को, हम कहते हैं ना, माँ में ईश्वर को देखना चाहिए। हमें तो ये बचपन से सिखाया गया है। तो महिलाओं में तो ताकत होती है, पर ये आपने सही कहा कि जवाबदारियां जब बहुत है, समय जब बहुत देना पड़ता है, जो कि बिल्कुल 24 घंटे में सब कुछ करना होता है, तो समय को बहुत योजनाबद्ध तरीके से चलना पड़ता है।
और मुझे लगता है घर के सहयोगी बहुत सारे सब रहते हैं। सभी जब देखते हैं कि महिला कुछ कर रही है तो घर के सभी व्यक्ति बहुत सहयोग करते हैं, और मेरे पति भी बहुत सहयोग देते हैं। उन्हें ऐसा कुछ नहीं है कि अरे ये काम महिला का है वो मैं नहीं करूंगा। उन्हें घर के सब साफ सफाई से लेकर के खाना बनाते तक ऐसा कुछ भी चीज नहीं है वो जो नहीं कर पाते। तो मेरा समय योजना के अनुसार योजनाबद्ध तरीके से चलता है। योजना के बिना नहीं कुछ करना चाहिए, ये भी सीखने को मिलता है। समय की पाबंदी के साथ रहना चाहिए, ये सीखने को मिलता है। और सुबह का समय और शाम का समय परिवार के साथ में, हम दो ही हैं, बच्चों की जवाबदारी है नहीं हमारे ऊपर, क्योंकि हम दोनों ने अपने आप को सीमित हमारे परिवार को रखा है। तो और परिवार में सबका सहयोग, चाहे वो ससुराल वालों का हो चाहे परिवार मायके वालों का हो, सभी की शुभाशीष से, सभी के सहयोग से, समुदाय के सहयोग से, और अपने खुद के संयम, अपना खुद का अनुशासन, स्व विवेक, स्व अनुशासन से बढ़कर कुछ नहीं होता। स्व अनुशासन की वजह से ही हम उसी 24 घंटे का सदुपयोग बहुत ज्यादा कर पाते हैं। मैम, आपने बताया अभी हमें कि आपके पति जो है आपको इस कार्यों में सहयोग प्रदान करते हैं। हमने जैसा कि जाना आपके पति विदेशी कहे जाते, विदेशी हैं, तो आप उनके साथ किस प्रकार से इस कार्य को लेकर के एक कुछ कठिनाइयां रहती, या फिर वो आपने सहयोग की बात तो बता ही दी हमें, किस प्रकार से वे भी कार्य करते हैं, आप जरा हमें बताएं। जी, मेरे पति विदेशी हैं और विदेशों में भी रहते तो इंसान ही हैं, तो हैं वही वैसे ही, सिर्फ ऐसा कोई अंतर मैं नहीं महसूस करती हूँ। और जब हमारी संस्कृति जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, तो मेरी शादी उनसे हुई है, तो मुझे बहुत खुशी है कि उसको मैं जी पा रही हूँ। तो विदेशी व्यक्ति के साथ में कोई दिक्कत नहीं आती है, वो सहयोग पूरा करते हैं। संस्था में चूंकि एक सलाहकार के रूप में जुड़े हुए हैं वो, उन्होंने उनकी युवा अवस्था में एक जरूर विजन देखा था कि वो जाकर के अपनी सामाजिक दायित्व कहीं निभाएं। तो उनका और मेरा सोच इस मामले में बिल्कुल सही एक साथ रहा, और शायद इसीलिए हम साथ में काम कर पा रहे हैं। मैम, एक सवाल आपसे कि अलीराजपुर जिले की जो परंपरा है उन्हें सहेजने में आपकी जो संस्था है उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि परंपराओं को और हमारी जो शक्ति है जिसके ऊपर हम कहते हैं भारत का चिंतन आधारित है, उसको सहेजने की बहुत आवश्यकता है। और हम समझते हैं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, जो हम भक्ति मार्ग को बहुत विश्वास करते हैं, और हमारे क्षेत्र में आने के बाद में हमने इस बारे में हमारे जितने लोगों के बीच में हम बैठक करते हैं, बात करते हैं, सभी के साथ हम ये जरूर बात करते हैं कि अपनी अच्छाइयों को, अपनी परंपराओं को, अपने रीति रिवाजों को मजबूती के साथ साथ में चलाएं। विकास का मतलब ये नहीं है कि आपने आज कपड़े दूसरे तरीके के पहनने शुरू कर दिए, या खाना दूसरे तरीके से करने शुरू कर दिया, या विकास के नाम पे हमने सुख सुविधा के साथ जीना शुरू कर दिया तो हम अपने अच्छाइयों को भूल जाएं। एक परंपरा जो हमें ताकत देती है या हमें बताती है कि हमारी मूल कहाँ है, हमारी जड़ें कहाँ हैं, तो उसके लिए हमने कई गतिविधियां जो की हैं, वो मुख्य रूप से वहां की नृत्य है, गान है, वहां की जो शिल्प है, उसको हमने अपने कई कार्यक्रमों में जोड़ के रखा है। हमारी जो आजीविका की जो गतिविधियां चलती हैं, उसमें हमारी सभी गतिविधियों में वहां के चलने वाले पारंपरिक हस्तशिल्प को, चाहे वो बांस का हो, चाहे गलसन हो, चाहे लकड़ी का हो, हमारे ऐसे कई लोग हैं जो कि न सिर्फ हमारे जिले स्तर पे परंतु राज्य और अपने देश स्तर पे भी काम गए हैं, और वो लोग ऐसे मास्टर ट्रेनर भी गए हैं, उनके बहुत सारे उत्पाद बिके हैं। तो हस्तशिल्प को बढ़ावा देना एक हमारी मुख्य गतिविधियों में से रहा हुआ है हमेशा। और वैसे भी हमारे जो छात्रावास चलते हैं लड़कियां, उसमें कई, जैसे जन्माष्टमी का हम लोग को लगता है कि लड़कियां भी करना चाहिए, और हम कई त्योहार जो है उनके साथ में जो पारंपरिक त्योहार हैं उसको, वहां का जो भोज है, वहां का जो हमारी जो छात्रावास की यूनिफॉर्म होती है, वो वहीं की जो पारंपरिक कपड़े हैं वही रखी गई हमेशा, जो लड़कियां खुद सिलती हैं और पहनती हैं। तो हमने विभिन्न तरीकों से अपने तकरीबन सभी गतिविधियों में परंपराओं को, रीति रिवाजों को जोड़ करके रखा है। और इन सारे कार्यों को करने के लिए आपको आर्थिक सहायता की भी आवश्यकता लगी होती है, तो इसे आप किस प्रकार से मैनेज करते हैं? जी, ये एक बड़ा गंभीर प्रश्न है। आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए हमने प्रयत्न नहीं कुछ किया, हमने कभी किसी से कुछ मांगने नहीं गए। हमारा सिद्धांत था कि हम वहां रहेंगे, समुदाय के सहयोग से जो हो पाएगा उतना हम करेंगे, और अगर कोई उचित समझता है तो मित्र है, हमारे परिवार के लोग हैं, इन्होंने हमें दिल खोल करके जो सहायता दे सकते थे शुरुआत करने के लिए वो दी। हमने अपना सब कुछ लगा दिया था शुरुआत से, हमारे पास कुछ भी नहीं रखा था अपना, परंतु लगा सबसे पहले जो प्रोजेक्ट हमें जिन्होंने हम पर विश्वास किया, वो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, यूनाइटेड नेशंस, उसकी यूनिसेफ नाम की जो संस्था है,
सबसे पहले उन्हें लगा कि ये इतने रिमोट में जंगल में जाकर के रह रहे हैं, हमारी उनकी कुछ पहचान भी नहीं थी। उन्होंने ही संपर्क किया कि हमें कठीवाड़ा में कुछ कार्यक्रम करना है, वो हम आपके माध्यम से करना चाहते हैं। तो हमें लगता है कि जब हम बिल्कुल निस्वार्थ भाव से किसी एक क्षेत्र में जाके रहने लगे और अपना भागीदारी देने लगे तो संसाधन आकर्षित होने लगे। और सचमुच में पिछले 22 सालों में हमें कोई प्रोजेक्ट मांगने की किसी से जरूरत नहीं पड़ी। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी ऑफर किए गए और आए वहां तक, और बहुत सारा काम उसके माध्यम से हो पाया। कुछ गवर्नमेंट के साथ में हमने प्रोग्राम किए, जैसे वाटरशेड है, आजीविका से संबंधित 2 बड़े प्रोग्राम किए। कुछ बड़े संस्थाएं जैसे टाटा ट्रस्ट है, या फिर एक अंतर्राष्ट्रीय है जो यूके की संस्था है DFID करके, तो ऐसे कुछ संस्थाओं ने हम पे विश्वास किया, ग्रामीण विकास ट्रस्ट के माध्यम से या मध्य प्रदेश वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन के माध्यम से, जिन्होंने हम पे विश्वास किया कि हम ऐसे क्षेत्र में जाके काम कर रहे हैं जहां की विकास के सभी सूचकांक नकारात्मक हैं और यहां काम होने की जरूरत है। दूसरा विश्वास किया कि समुदाय के बीच में समुदाय का विश्वास हम पे है, और तीसरा विश्वास किया कि हम ईमानदारी से कुछ कर पाएंगे। तो शायद ये तीनों की वजह से संसाधन अपने आप आते रहे और ईश्वर की कृपा जरूर रही। जी मैम, एक आखिरी प्रश्न आपसे मेरा, क्या आप अक्सर विदेश भी जाना पड़ता है आपको कार्यों के लिए, तो इस स्थिति में आपका ये कार्यभार कौन संभालता है और किस प्रकार से ये आगे भी सुचारू चलता रहता है? जी, सुचारू चलता रहता है पूरी टीम की वजह से। एक व्यक्ति तो कुछ नहीं कर पाता है, और विदेश जाना, पति जरूर वहां है पर बहुत ज्यादा नहीं जा पाई हूं मैं, और ससुराल के लोग जरूर यहाँ आते रहे हैं। मेरी नंदों को विशेष करके भारत, हमारे पूरे ससुराल में सभी को भारत की संस्कृति से बहुत मोह प्रेम है, और हमारे ससुराल में बड़ा गर्व होगा मुझे कहते हुए, पूरा आयुर्वेदिक के हिसाब से चलता है ससुराल, सभी लोग, मतलब मेरी नंदे और मेरी सास। तो जाना ज्यादा नहीं हो पाया, पर हाँ टीम के लोग इतने सक्षम हो पाए हैं जो संक्षिप्त समय के लिए, सिर्फ विदेश तो खैर इतना नहीं गई हूं, परंतु भारत में भी बहुत कारणों से संस्था का परिसर छोड़ के जाने का कारण पड़ता था मुझे। तो पर टीम के लोग इतने सक्षम हुए हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वहां की लड़कियां हैं, वहां के युवा वर्ग के लोग हैं, या हमारे और साथी जो हमारे टीम में हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी अनुपस्थिति में कि कोई भी काम ऐसा कि नहीं हो पाया। और मुझे बहुत गर्व है और बहुत विश्वास मैं उन पे छोड़ती बहुत रही हूँ। सभी लोग इतने सक्षम हो पाए हैं, किसी की शिक्षा थी कम, किसी की नहीं भी थी, परंतु सभी में वो ईश्वर प्रदत्त एक गुण जरूर होता है। जवाबदारी अगर हम देते हैं और वो इस लायक उन्हें बनाने में पूरी मदद करते हैं, उनका प्रोत्साहन करते हैं, और वो अपना कुछ करके जरूर दिखाते हैं, वो उनके तरीके से दिखाते हैं, तो वो हमें ससम्मान स्वीकार करते भी आना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि हमारी टीम में जो स्थानीय लोग हैं, मुझे बहुत खुशी हुई कि हमने कम से कम 130 लोगों को, अपने स्थानीय जो कार्यकर्ता थे, हमारे गांव के रहने वाले थे, 8वीं पास 10वीं पास थे, पर उन्हें उस जवाबदारी से जोड़ा कि आप ये करेंगे, और वो जवाबदारी उन्होंने बखूबी निभाई। जी मैम, बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे चैनल के माध्यम से आपका अनुभव हमारे दर्शकों के लिए साझा किया। एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने सुना कि किस तरह से समाज विकास के लिए तत्पर रहती है साधना जी। हमारे साथ इसी तरह से बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूले और बेल आइकन जरूर दबाएं।